बोलो बोलो। पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज देखो एकदम सिंपल है. पार्टीशन वैल्यूज मीनिंग डिवाइडिंग डेटा इन इक्वल पार्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन वैल्यूज? डिवाइडिंग डेटा इन इक्वल पार्ट्स. equal parts. If suppose this is my entire data, this line is my entire data and if this line is median, okay, so what do you mean by median? Median is the middlemost point of the data, centralmost point of the data. It divides data in two equal parts. Median का काम क्या है? Divides data into equal parts. Divides data in two equal parts, 50% and 50%, 50%, 50%, correct? So suppose मेरे पास यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं ना, सबकी मैंने हाइट नोट डाउन किया, ठीक है. सबसे मैंने हाइट या वेट पूछा, 40 kg, 45 kg, 48 kg, 50 kg, 60 kg, ऐसे मैंने सबका वेट नोट डाउन किया और वेट को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सबसे छोटा वेट, देन बिगर 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 एंड द बिगेस्ट, ठीक है. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कलेक्टेड वेट्स ऑफ ऑल द 35 पार्टिसिपेंट्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सपोज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो उसकी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू थी ना, द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 48 kg. तो मैं ये 48 kg को क्या बोलूंगा, मीडियन. आई विल कॉल दिस 48 kg एज मीडियन. तो ये जो मीडियन 48 kg है, ये अपने को क्या सजेस्ट कर रहा है कि 50% जो पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, उनका वेट 48 kg से कम है and 58% पार्टिसिपेंट्स का वेट इज मोर देन 48 kg. तो मीडियन वैल्यूज अपने को क्या मालूम पड़ता है, उससे कम कितने हैं और उससे ज्यादा कितना है. और इनफैक्ट कम और ज्यादा दोनों कितना कितना होता है, 50-50 होता है. मीडियन वैल्यू से कम इज 50% एंड मीडियन वैल्यू से ग्रेटर इज ऑल्सो 50%. अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द रोल ऑफ मीडियन? इट डिवाइड्स डेटा इन two equal parts. Each part is comprising of 50%. 50%. एंड मीडियन से कम कितना होता है, मीडियन से कम 50%. और मीडियन से ज्यादा भी कितना होता है, 50%. मीडियन वैल्यू से कम डेटा भी 50% होता है, मीडियन वैल्यू से ज्यादा डेटा, ग्रेटर डेटा भी 50% होता है. करेक्ट? तो यहाँ पे देखो, जब भी हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है ना, तो बहुत बड़े डेटा को डायरेक्ट स्टडी करना इज समवॉट डिफिकल्ट. सो टू ओवरकम दैट वी डिवाइड डेटा इन इक्वल पार्ट्स. जैसे इंडिया को स्टडी करना है पूरा, तो एज ए होल इंडिया को स्टडी करना इज ए बिग चैलेंज, राइट? या उसको मैनेज करना भी बिग चैलेंज. तो क्या किया है, इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, बराबर पार्टीशन कर दिया ना उसका स्टेट्स में. तो उसका मैनेज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम इजी हो जाएगा. हाँ, कम मतलब इजी हो जाएगा, बराबर. पूरे इंडिया को एक साथ संभालने से बेटर है उसको छोटे छोटे पार्टीशन बना दो. तो वो पार्टीशन क्या बन गए, स्टेट्स. फिर स्टेट्स भी बहुत बड़ा है इटसेल्फ, तो स्टेट्स को क्या किया, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया. सिटी से पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया. फिर डिस्ट्रिक्ट्स को किस में डिवाइड किया है, सिटी. तो डेटा जब बहुत बड़ा हो ना, तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. तो क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. तो उसी को क्या बोला जाता है, पार्टीशन वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यूज मतलब डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स. डिवाइडिंग डेटा इनटू equal parts, in which the very first partition value is called median, which we have already done in standard 10th, right? Mean, median, mode. So median is the very first partition value. And what does median do? Divides data into two equal parts. It divides data in two equal parts, 50% and 50%, 50% and 50%. Understood everyone? If suppose मैंने यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबका एक 50 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है. तो सबका मार्क्स मैंने पूछा और नोट डाउन किया, भाई तुमको कितना मार्क्स मिला, हाउ मच यू गॉट, हाउ मच यू गॉट, हाउ मच यू गॉट. सबके मार्क्स को क्या किया, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. कौन सा ऑर्डर में,
असेंडिंग, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसका मीडियन मेरे को कितना मिला, 32 मार्क्स। उसका मीडियन कितना मिला, 32 मार्क्स। तो ये मीडियन अपने को क्या सजेस्ट कर रहा है? 32 marks से 50% तो कम मिल गया, Yes, 50 को ज्यादा। 50% students got less than 32 marks and 50% students got more than 32 marks. So the very first partition value is median. But अपने को जो चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो उसमें मीडियन से अपने को अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मीडियन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10। तो अपना जो सबसे पहला टारगेट है इस चैप्टर का, द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? क्या लिखा है? quartiles क्वार्टाइल्स। तो मीडियन का काम क्या था? डेटा को divide into equal parts. 2 इक्वल पार्ट्स। तो सिमिलरली क्वार्टाइल का काम समझ गया तुम लोग को, डिवाइडिंग डेटा इन 3 equal parts. एक मिनट, कितना पार्ट्स? 3 equal parts. कितना पार्ट्स? 3 3 इक्वल पार्ट्स। 4. हाँ, 4 4 इक्वल पार्ट्स। 4 equal parts. पॉइंट 3 है, बट ये 3 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? Q1, Q2 और Q3। These 3 points are called Q1, Q2, Q3. Points are 3, but they are dividing data in how many equal parts? 4 Four. equal parts. So 4 equal parts. every section will be comprising of 25%, 25%, 25% and 25%. Correct? Understood? तो Q1 के बिलो कितना होता है डेटा? बिलो Q1 कितना होता है? 100%. 25%। एंड Q1 के अबव कितना होता है? 75. 75। Q2 के बिलो कितना होता है? बिलो Q2 50. एंड अबव Q2 50. मतलब Q2 is nothing but median. Q2 is nothing but median. And similarly Q3, below Q3 how many data? How much data? 75. 75%. And above Q3 25%. Got it? So what does a quartile do? It divides data in 4 equal parts. 4 equal parts. Divides data in 4 equal parts, and each part is of 25%. So quartiles are 3, but they divide data in 4 equal parts. अब देखो, before I start with the exercise, सबसे important है डेटा या इंफॉर्मेशन। तो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होती है वो कितने टाइप की होती है? डेटा के कितने टाइप होते हैं? कितने? Mean, median, mode. नहीं, वो डेटा का टाइप नहीं है, वो डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेटा के टाइप होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? 3 टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट इज कॉल्ड रॉ डेटा। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। अभी रॉ डेटा देखो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं, मैंने पूछा अथर्वा व्हाट इज योर वेट, तो उसने बोला 50 kg, ठीक है। फिर किसी और से मैंने पूछा, उसने बोला 48 kg। फिर किसी और से मैंने पूछा, उसने बोला 58 kg। फिर किसी और से मैंने पूछा, उसने बोला 45 kg एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी हम लोग हैं, मैंने सबसे उनके इंडिविजुअल वेट्स को पूछा और जस्ट आई नोटेड डाउन। तो क्या मैंने यहाँ पे कोई अरेंजमेंट किया है? हैव आई डन एनी अरेंजमेंट इन दिस डेटा? No, sir. No. No arrangement, nothing has been done. So this is called raw data. This is called Raw data. रॉ डेटा। बट कभी कभी क्या होता है मालूम है, सपोज ये जो रॉ डेटा है इसमें 50 बहुत बार आ रहा है, रिपीट हो रही है वैल्यू। फिर उसमें 45 भी कई बार रिपीट हो रहा है, या कोई ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो जो कई बार रिपीट हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं। वी कैन ग्रुप। सपोज ये वेट है 50 kg, तो सपोज 50 kg वाले 4 स्टूडेंट्स है अपने पास, तो मैं 50, 50, 50, 50 लिखने की जगह क्या बोलूंगा कि जो वेट 50 kg है
के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4. 4. इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंसी. तो 50 केजी वाले 4 स्टूडेंट्स. सिमिलरली 55 केजी वाले 7 स्टूडेंट्स है. 60 केजी वाले 3 स्टूडेंट्स है. 65 केजी वाले 5 स्टूडेंट्स है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 50, 50, 50, 50 रॉ डेटा में मैं लिख सकता था, उनको मैंने क्या बना दिया, उनको ग्रुप क्या में कर दिया उसको. ग्रुपिंग कर दिया. तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, बट स्पेसिफिकली दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा. इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा. Discrete. मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब 50 केजी वाले कितने लोग हैं, 55 केजी वाले कितने लोग हैं, 60 केजी वाले कितने लोग हैं. करेक्ट. सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डेटा विच इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा. और लास्ट कौन सा डेटा है? ये वाला. अभी देखो, अभी मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डिस्क्रीट बनाया है, 50 केजी वाले 4 है, 55 केजी वाले 7 है, बट बेचारा जो 51 वाला है या 52 वाला है या 53 वाला है, वो तो इनमें कहीं भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है ना. क्या वो कहीं पे इंक्लूड हो सकता है? यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है ना. 50 के बाद मैंने सीधा क्या जंप कर दिया, 55. बट जो 51, 52, 52.5, 53.7 केजी वाले हैं, वेट वाले हैं, वो लोग यहाँ नहीं है. तो सपोज अगर मैं यही वेट को एक इंटरवल बना दूं, मतलब 50 केजी से 55 केजी तक कितने स्टूडेंट्स है, या 55 केजी से लेके 60 तक कितने हैं, या 60 से लेके 65 तक कितने हैं, या 65 से लेके 70 तक कितने हैं, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डेटा. इसको क्या बोलेंगे? Continuous. अब इसमें देखो 55 दो जगह पे आ रहा है ना, ये वाली क्लास में भी आ रहा है, ये वाली क्लास में भी आ रहा है. तो अपर क्लास जो 50 से 55 है, उनको. हाँ हाँ, इसको कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं. बट इसमें सपोज जिसका 55 केजी है ना, वो ये वाली क्लास में होगा या ये वाली क्लास में होगा. देखो 52 वाला तो डेफिनेटली यही इंटरवल में आएगा, Yes sir. 53 भी यही इंटरवल में आएगा. Yes sir. बट 55 में कंफ्यूजन है ना, इधर भी है इधर भी है. तो 55 किधर आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा? सेकंड वाले. सेकेंड वाले में आएगा. बिकॉज रूल क्या है, लोअर लिमिट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड. तो जिसको 70 मार्क्स मिला, जिसका वेट 70 केजी होगा ना, वो किधर आएगा? सर वो 70 से 75. तो अपने को एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, 70 to 75 वाला. आई होप यू गॉट दिस. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट इज रॉ, सेकंड इज डिस्क्रीट. में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी, वैल्यू फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी. और कंटिन्यूअस में क्या होता है, interval and frequency, interval and frequency, interval and frequency, interval and frequency. Understood? So what are the types of data? Raw data, discrete data, continuous data. Raw data, discrete data and continuous data. Raw data, discrete data and continuous data. तो अभी हमको देखो यहाँ पे ये तीनों टाइप के जो डेटा है, इनके लिए क्या इवेल्युएट करना है? क्वार्टाइल्स. What is to be calculated in the entire first exercise? क्वार्टाइल्स. अंडरस्टूड. अब कैसे करना है देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम लोगों को. तो चैप्टर इज पार्टीशन वैल्यूज एंड फर्स्ट एक्सरसाइज डील्स विद Quartile. हाँ, quartiles. It deals with quartiles. And what does a quartile do? Divides the data in 4 equal Four parts. equal parts. Divide data in 4 equal parts and Q1, Q2, Q3. Q1 मतलब क्वार्टाइल 1, उसको लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं. Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल, उसको
मिडल क्वार्टाइल या मीडियन भी बोलते हैं, और Q3 इज अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अब देखो क्वार्टाइल्स को फाइंड करने का तरीका है 3 अलग अलग, एक रॉ डेटा के लिए, एक डिस्क्रीट डेटा के लिए और एक कंटिन्यूअस डेटा के लिए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ना, देखो क्या लिखा है, क्यू आई। ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सफिक्स में, बोलो। अपने पास कितने क्वार्टाइल्स है टोटल, हाउ मेनी Number of क्वार्टाइल्स? quartiles. हाँ, तो अगर Q1 बोला तो आई की जगह 1 आ जाएगा, Q2 बोला तो आई की जगह पे 2 आ जाएगा, और Q3 बोला तो आई की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू आई फाइंड करने के लिए वी हैव फॉर्मूला इज आई इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ये कैसे करना है, देखो एग्जांपल के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितना इंफॉर्मेशन है अपने पास, दैट इज स्मॉल n। ठीक है, और 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वार्टाइल क्या क्या करता है, डेटा को 4 equal parts में divide Divide करता है. अच्छा, अभी इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है ना, वो है डेसाइल्स। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डेसाइल्स। decile. सो डेसाइल का काम क्या है, डिवाइडिंग डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडिंग डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, n+1/10. 10, एंड परसेंटाइल डिवाइड्स डेटा इन 100 इक्वल पार्ट्स। n+1/100. समझ गया? तो इफ यू आर thorough with quartiles, ultimately you can solve for deciles and percentiles. Quartiles divides data in 4 equal parts, deciles in 10 equal parts, and percentiles in 100 equal parts. Quartile 4 equal parts में divide तो करता है, but quartiles होते कितने हैं, 3 ही होते हैं, 3 होते हैं, but 4 equal parts में divide करते हैं। तो decile कितने होना चाहिए, No. 9। 9, 9, तो 9 deciles will divide data in 10 equal 10 parts. equal parts. और finally 99 percentiles will divide data in, And 100 equal. 100 equal parts. और मीडियन कितना होता है, मीडियन 1 sir. Each. 1, बट वो डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड 2. करता है, हाँ 2 इक्वल पार्ट्स में। आई होप यू गॉट दिस, Yes. क्वार्टाइल्स, डेसिल्स एंड परसेंटाइल्स। तो इफ यू आर डन विथ फर्स्ट एक्सरसाइज ना, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2, वो हम लोग करेंगे वैसे बाद में डिस्कस। तो ये पहला वाला किसके लिए, ये फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए, दिस इज फॉर रॉ डेटा। देन सेकंड किसके लिए आना चाहिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए ना। तो देखो सिर्फ क्या चेंज किया है, स्मॉल एन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, कैपिटल Capital. एन। बट कैपिटल एन का भी मतलब वही होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन से वो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज फॉर Continuous data. कंटिन्यूअस डेटा, L1 प्लस IN/4 minus CF into H/F. This is the formula for कंटिन्यूअस डेटा। अभी इसमें देखो कौन क्या है वो अपन को पता होना चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। L1 इज
तो दिख रहा है ना ये पूरा, ये पहले लिख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू हम लोग को समझ में आएगा किसको कैसे यूज करना है. How to solve for raw data, how to solve for discrete data, and eventually how to solve for continuous data. ठीक है. Formulas: raw data, discrete data, and continuous data. So shall we start with the exercise? बोलो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. देखो दिख रहा है 1.1. सर पेज नंबर 7 पे 1.1. ठीक है. Here we go with 1.1. First, second, or third question. Which data? Which रॉ data? डेटा. Raw data. Raw data. ये वाला.
Continuous. Continuous data. This one What is Discrete. नहीं continuous Continuous. ही है ना, देखो ना, continuous है continuous 0 to Continuous. 50 continuous data ही है. And fourth and fifth Discrete data. Discrete data. discrete data है. देखो एक Discrete. पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी, बट इसमें इंटरवल फ्रीक्वेंसी, इंटरवल frequency, interval frequency, interval frequency. Understood? So first three questions are raw data. Next two questions are discrete data, and hence 5 onwards continuous data. ठीक है? तो देखो रूल बहुत ही सिंपल है. ये जो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है रॉ डेटा के लिए, सबसे पहला स्टेप हमेशा पार्टीशन वैल्यूज के लिए क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, अरेंजिंग डेटा इन ascending order. So what is the first value? 10.5. Sorry, 10.5. yes, 10.5. Then 10.6, 10.7. then 10.7, then 10.9, 9. 9. फिर 11.1. 10.1. 11.1, फिर 11.5. 11.5, then 12. 11.8. 11.6 भी है क्या? 11.8. 6 नहीं है बट 11.8 तो है. yes, 11.8, then 12, then 12.6, then 13, then 13.5, 14. then 14, then 14.5, then 14.9, and finally 16. Let's count. बराबर है क्या ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 8 12 13 15. यस. तो कितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हमको? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? 15. So small n is 15. करेक्ट. अब हमको ऑल दी क्वार्टाइल्स बोल रहा है. ऑल दी क्वार्टाइल्स मतलब Q1 भी चाहिए, Q2 भी चाहिए और Q3 भी चाहिए. ठीक है. तो what is the formula for quartile in case of raw data? It is I I is equal to n plus 1 n upon plus 1 4. upon और 4. इनफैक्ट देखो ये एक्चुअल में ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा लिखने से बेटर इज दिस. वैल्यू ऑफ QI इज वैल्यू ऑफ I into n plus 1 upon 4th ऑब्जर्वेशन. मतलब उस ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है दैट इज द आंसर. सपोज मेरा आंसर आ रहा है 4th ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन? इसमें अगर 4 था तो क्या हो जाएगा? 10.9. तो you should actually rectify not this, it is value of this observation, value of this observation. I hope you understood this. तो ये हमको क्या चाहिए? सबसे पहले Q1 चाहिए ना. तो Q1 will be value of I की जगह पे क्या रख देंगे? 1, n की जगह पे 15 and observation. So what will be the answer? 15 plus 1 is 16, 16 upon 4 is 4, 4 into 1 is 4. तो eventually क्या बनता है? 4th observation बनता है. And come on, what is the 4th observation value? 10.9. 10.9. तो मैं 10.9. अब ये 10.9 से मेरे को क्या समझ में आया? ये जो फाइंड तो मैंने कर लिया, बट व्हाट डज इट सिग्निफाई कि Q1 is 10.9? क्वार्टाइल 1 का वैल्यू. क्वार्टाइल 1 से मेरे को क्या फायदा है? क्यों मैंने निकाला? इससे मेरे को क्या मालूम पड़ा? क्या पता चला इससे? अभी सपोज ये जो है ना, ये हाइट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उनकी अलग अलग हाइट है. 16 सेंटीमीटर, 14.9 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, ये सब हाइट दी हुई है. ठीक है, बच्चे समझ लो, बच्चों की हाइट दी हुई है ये. तो
ये 10.9 जो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि 25% जो 25% बच्चे लोगों को हैं उनकी हाइट 10.9 सेंटीमीटर से कम है, एंड 75% चिल्ड्रन है हाइट 10.9 से ज्यादा। मोर देन 10.9। समझ में? तो सपोज ये पूरा डेटा था, तो ये जो Q1 है ना, जिसकी वैल्यू हमको 10.9 आई, वो डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 25:75। मतलब उस वैल्यू से कम वाले 25% है और उस वैल्यू से ज्यादा वाले कितने हैं? 75। 75%। मतलब 10.9 से कम 25% है और 10.9 से ज्यादा जो है वो 75% है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टाइल 1। अच्छा, वैसे एक क्वार्टाइल 2 कैसे मिलेगा? अभी कुछ नहीं, वही फॉर्मूले में क्या करना है हमको? 1 की जगह 2 रखना है। हाँ, Q2 विल बी वैल्यू ऑफ 2। अभी बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं करना है, एक बार हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया है तो अभी सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Q2 के लिए 2 आ जाएगा, देन 15 + 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, so it is value of 15 + 1 is 16, 16/4 is 4, 4 into 2 is 8, so it is 8th observation. Now what is 8th observation? 12. Yes, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so answer is 12. And finally Q3 will be value of 3 into 15 + 1 upon 4th observation, so it is value of 12th well, observation, correct? Now what is it? 12th observation. 14। Okay, 14. so 12th observation is 14. अब ये से अपने को क्या मालूम पड़ा है कि 75% जो डेटा है वो 14 से कम है। 75% Yes, डेटा sir. की वैल्यू जो है 14 से कम है और 25% डेटा की जो वैल्यू है वो 14 से ज्यादा है। ज्यादा है। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी इसमें देखो एक छोटा सा ट्विस्ट क्या मालूम है, कभी कभी ये जो है ना, यहाँ पे ये क्या है? क्या ये? 8th observation। 8th observation. ये क्या है? 12th 12th observation। observation. दिस इज 4th 4th observation। observation. ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्क्रीट इंटीजर होता है, मतलब फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। क्या 1.3 ऑब्जर्वेशन हो सकता है? बोलो। क्या सर, समझा नहीं क्वेश्चन। अभी ये क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड के बाद सीधा क्या आएगा? फोर्थ आएगा ना। तो क्या मेरे को 3.4 ऑब्जर्वेशन मिल सकता है? नहीं ना। नहीं। थर्ड के बाद सीधा क्या आएगा? फोर्थ आएगा। फोर्थ Fourth. के बाद सीधा क्या आएगा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगा। मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। यू कैन नॉट हैव 3.8 ऑब्जर्वेशन, 7.5 ऑब्जर्वेशन, 2.75। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। बोलो। Right. नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये कैसा 8 ऑब्जर्वेशन बराबर आ गया, बट कभी कभी ये ऐसा कुछ आ जाएगा 8.25 ऑब्जर्वेशन ऐसा आएगा आगे। सेकंड और थर्ड सॉल्व करोगे ना, तो अभी यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया ना 8.25 ऑब्जर्वेशन में। तो अभी यहाँ पे देखो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है? 12। और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है? 12.6. 12.6। अपना आंसर जो है इनके बीच में कहीं पे होना चाहिए, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि 8 के बाद तो सीधा 9th ऑब्जर्वेशन आता है, बराबर। तो जब भी ऐसा कुछ आए ना क्वेश्चन में, तो उसको कैसे स्प्लिट करने का? देखो 8.25 है तो 8 को अलग कर लो, 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर प्लस, अब डेसिमल वैल्यू क्या है? डेसिमल वैल्यू क्या 25। है? 0.25। तो 0.25, फिर उसके बाद 8 के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है? 8 के बाद 9th ना। 9। 9th तो ये observation. 0.2 के साथ जो ब्रैकेट मैंने लिखा उसमें देखो क्या आएगा? 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th
ऑब्जर्वेशन, ये तरीका है ऐसे ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करने का जब वो इंटीजर्स ना हो, जब वो डेसिमल्स हो। अंडरस्टूड गाइज? एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे 2.75 ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन 0.75 0.75 वाला ब्रैकेट थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस Observation minus थर्ड First ऑब्जर्वेशन माइनस observation Second observation. minus सेकेंड second ऑब्जर्वेशन। observation. second observation. अच्छा, अभी मान लो मैं ऐसे एक रैंडमली यहाँ पे कुछ वैल्यू रखता हूँ, मान लो सेकेंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 8 और थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 10, तो ये 10 माइनस 8 ऐसा आ जाएगा ना। अभी बहुत से लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं मालूम है, ये 8 और इसको ऐड कर देते हैं पहले, बट क्या ये पहले ऐड होगा? नहीं, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, देन दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, एंड फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 को ऐड ऐड करेंगे। करेंगे। And अंडरस्टूड? 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 किसी को कोई डाउट है? बोलो, एनीवन, एनी डाउट? अरे हाँ या ना तो बोलो। नो सर। नहीं है ना? अच्छा, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमको तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड करना था, Q1, Q2, Q3। सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? सिर्फ यहाँ क्लियरली बोला है Q1 एंड Q3, Q1 एंड Q3 चाहिए। अच्छा, अभी थर्ड में, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, ये मेंशन नहीं कर रहा है ना कि ये क्या है, मतलब इसका यूनिट हमको नहीं मालूम है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने यूनिट नहीं लिखा अपने आंसर में। बट सेकंड क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोल रहा है यूनिट क्या है, centimeters. सब ये सेंटीमीटर्स में, तो अपना आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में। बट फर्स्ट वाला सिंस कोई यूनिट मेंशन ही नहीं किया वहाँ पे, तो इसलिए हमने भी कोई यूनिट नहीं लिखा। अगर यूनिट में दिया होता तो आई वुड ऑल्सो हैव रिटन द आंसर इन देयर respective units. All right, so first question I have already done, first quartile, second quartile, third quartile. In question number 2, what is to be calculated? हाइट। हाइट कैलकुलेट नहीं करना, हाइट के लिए Q1 एंड Q3. Q3 फाइंड करना है। और थर्ड का देखो, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है, बट उसका जो फाइनल क्वेश्चन है ना वो ऊपर है, मैं वो बता देता हूँ, फिर तुम लोग एक साथ 1, 2 और 3 सॉल्व करना है, ठीक है? देखो वो 3 का जो आगे वाला पार्ट है वो इधर दिया है, क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइफ, मतलब 25% से बिलो, तो इनडायरेक्टली वो क्या फाइंड करने बोल रहा है? Q1, हाँ Q1। इनडायरेक्टली इज आस्किंग अस टू फाइंड Q1। और फोर्थ वाले में देखो क्या बोल रहा है? 75%. Below 75%. तो 75%, Below 75. Q3। Q3. तो थर्ड क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमको Q1 फाइंड करने बोल रहा है, एंड फोर्थ क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इज आस्किंग अस टू फाइंड Q3। ऑल राइट, बट फोर्थ वाला तो थोड़ा अलग टाइप है, वो डिस्क्रीट डेटा है, तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। बट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड समझ गया। फर्स्ट में क्या क्या फाइंड करना था? Q1, Q2, Q3। ऑल क्वार्टाइल। सेकेंड में Q1 and Q1, Q3। Q3. थर्ड में Q1। ओनली Q1 बिलो 25%, Q1. मतलब ओनली Q1 इज टू बी Q1. calculated. I hope you guys understood about the raw data. तो 1 तो मैंने कर दिया है, वो फटाफट से लिख लो, और उसी के बेसिस पे तुम लोग क्या सॉल्व करेंगे? Second and third. Second and यस, सेकेंड एंड थर्ड करो। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 मिनट मोर देन इनफ। नॉट कंप्लीटेड ना, डोंट वरी। देखो प्रोसीजर तो वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है, करेक्ट? तो आई होप रॉ डेटा में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 2 में Q1 का आंसर इज 150 था या 151 था?
150.25. and Q3 was 165. And for question number 3, Q1 is 191. 25. ये सेंटीमीटर्स में है, और इसमें यूनिट्स दिया है, तो यू शुड आल्सो राइट यूनिट्स. So we have successfully completed raw data. Now next comes discrete data. Discrete देखो सबसे easy केस discrete का ही होता है यहाँ पे. Question number 4 दिख रहा है. For the following data of daily expenditure of families in rupees, compute the expenditure below which 75% of families include their expenditure. मतलब हमको ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जिसके नीचे जो है 75% फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है. अब यहाँ पे देखो डेटा क्या दिया हुआ है. 350 रुपीज डेली एक्सपेंडिचर करने वाली कितनी फैमिलीज है? 16. 16. जिनका डेली एक्सपेंडिचर 450 रुपीज है, ऐसी कितनी फैमिलीज है? 19. 19. डेली 550 खर्च करने वाले फैमिलीज कितना है? 24. डेली एक्सपेंडिचर 650, हाउ मेनी? 28. 28. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है और हमको क्या फाइंड करना है? एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ फैमिलीज इंक्लूड देयर एक्सपेंडिचर. इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग अस टू फाइंड Q3. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ होगा ना, तो जो डेली एक्सपेंडिचर दिया है वहाँ पे, जो भी पर्टिकुलर है डेली एक्सपेंडिचर रुपीज में, उसको मैं क्या ले लेता हूँ? एक्स. जो भी पर्टिकुलर है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, हाइट है, वेट है, मार्क्स है, जो भी पर्टिकुलर है उसको किससे रिप्रेजेंट कर लो? एक्स से. और जो नंबर ऑफ फैमिलीज है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफ, फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ फैमिलीज इज फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी Frequency. फैमिलीज इतना इतना खर्च कर रही है. ठीक है, तो क्या क्या दिया है? 350 पे 16 फैमिलीज है, 450 पे 19, 550 पे 24, 650 28, 750 13. 13. अब इसमें देखो ये दोनों तो दिया है हमको. इसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम हम लोग कौन सा बनाएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको CF भी बोलते हैं. CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो सबको मालूम है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? फर्स्ट 16 एज इट इज आएगा, फिर 16 हाँ, के फिर बाद क्या आएगा? 16 plus 19. यस, 16 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा? हेलो सर, आपका आवाज 35. क्लियर नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर. अब 35 में 24 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 59. Then 59 plus 28 will be 87. Then 87 plus 13 will be 100. और देखो जब F का टोटल करोगे तो F का टोटल भी 100 ही आएगा. F का टोटल भी कितना आएगा? 100. और F का जो टोटल है ना, उसी को कैपिटल N बोलते हैं. कैपिटल N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो गिवन एज 100. ऑलराइट, अब हमको क्या फाइंड करना है? Q1 ना. तो QI का फॉर्मूला क्या था वैसे? Value of I n plus 1 upon 4. N plus 1 upon कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. हाँ हाँ, कैपिटल N. तो हमको क्या चाहिए? Q1. तो I will be replaced by 1, so it will be value of 1. Capital N is how much? 100 plus 1. Q3, we want Q3. Yes, so Q3 will be value of 3 into 100 plus 1 upon 4th observation. So it will be value of, come on, what is 100 plus 1? 101. 101 upon 4 is 25.25. 101 upon 4 is 25.25.
25 and 25. if you multiply it by 3 it will become 75.75. तो ये पूरा क्या बनता है 75.75 ऑब्जर्वेशन 75.75 ऑब्जर्वेशन. अच्छा अगर ये रॉ डेटा होता तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करते थे 75 observation plus 0.75 ब्रैकेट bracket 76 76 minus 6 75. minus 75. 75 है ना. बट डिस्क्रीट डेटा में ये अभी रॉ डेटा नहीं है डिस्क्रीट डेटा. तो डिस्क्रीट डेटा का देखो एकदम इजी वे क्या है फाइंड करने का. ये जो भी वैल्यू आ रही है ना 75.75 ऑब्जर्वेशन ये चेक करने का सीएफ में किन वैल्यूज के बीच में आएगी 75.75 विल लाई बिटवीन विच टू वैल्यू 59 से 59 87. और 87. 87. है ना. इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा ना 75.75. तो उसमें जो हायर वैल्यू है ना उसको कंसीडर करने का. ठीक है इन दोनों के बीच में आ रहा है तो कंसीडर दी हायर वैल्यू. हायर वैल्यू इज 87. 7. 87 को जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है ना 650 वही अपना आंसर है. अंडरस्टूड. 75.75 will lie between 59 and 87. I will select the higher one and the corresponding data for the higher CF is how much 650. और उसका यूनिट क्या है रुपीज. तो आंसर क्या हो जाएगा रुपीज 650. मतलब 650 एक ऐसा अमाउंट है जिससे कम खर्च करने वाली फैमिलीज कितनी है 75%. बिकॉज दिस इज Q3 ना. तो Q3 मतलब क्या 75% फैमिलीज ऐसी है जिनका डेली एक्सपेंडिचर इज लेस देन 650 और 25% 650 से ज्यादा कितनी फैमिलीज है 25% 25%. तो अपना आंसर क्या है द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 650 इज the final answer at below which the 75% of the families have their daily expenditure. Understood everyone? Yes sir. तो डिस्क्रीट सॉल्व करना काफी इजी है. रॉ से भी ज्यादा इजी है डिस्क्रीट सॉल्व करना. एक्स और एफ दिया रहेगा. एक एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा बनेंगे हम लोग Cumulative frequency. एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा बनाएंगे Cumulative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. और फिर जो फॉर्मूला है उसमें अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल आंसर. एवरीबॉडी गॉट दिस. Yes sir. चलो फोर्थ तो मैंने कर दिया है. तुम लोग फोर्थ के बाद कौन सा सॉल्व करोगे फिफ्थ. फिफ्थ में तीनों फाइंड करना है Q1 Q2 एंड Q3. ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड विल बी डन विद डिस्क्रीट डेटा. तो उसके बाद सिर्फ क्या बचेगा कंटिन्यूअस. तो पहले ये कर लो फिर चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ. स्टेटमेंट भी लिखने का है ना. So rupees 650 is the daily expenditure below which 75% of families include their expenditure. सर क्या रुपीज 650 इज द Rupees 650 is the daily expenditure डेली एक्सपेंडिचर below which which 75% of families include their expenditure. 70. And go ahead with question number 5.
क्वेश्चन लास्ट टाइप का बता देता हूँ। वो कौन सा टाइप बचा है अपना? कंटिन्यूस Continuous type. कंटिन्यूअस टाइप बचा है ना। तो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 इज कंटिन्यूअस डेटा। 1 2 3 रॉ डेटा, 4 and 5 discrete डिस्क्रीट डेटा now 6 7 8 9 आगे के जितने भी क्वेश्चंस है दे आर ऑल कंटिन्यूअस डेटा। एकदम ध्यान से देखना। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक ब्लैंक पेज पे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। और हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है ये? सेंट्रल Central height. मतलब मीडियन। हाँ Q2 फाइंड करने बोल रहा है। इनडायरेक्टली क्या फाइंड करने बोल रहा है? Q2। वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल हाइट, दैट इज Q2। अब यहाँ पे देखो ये जो भी डेटा है हाइट इन सेंटीमीटर्स है एंड नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये जो भी दिया है इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। 145 to 150, 150 to 155। तो वी हैव क्लास इंटरवल CI, शॉर्टकट में उसको क्या बोलते हैं? CI। और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिया है F, CI और F दिया है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट नोट इट डाउन इन ए ब्लैंक शीट। सर मुझे अभी याद आया कि मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर का 8 और 9 हम नहीं किए है। ठीक है वो कर लेंगे, पहले ये ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद जब मैथ्स 1 पे जंप करेंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो? 140 से 145 से 145 से 150. 145 to 150, then 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180, and last is 180 to 185। हाँ, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी हुई है? 4 6 25 4 6 25 57 64. 27 so 50 so 57 57, then 64. 64 then 30 8 and 6 30 8 so and 6 है 6. ठीक है। अब देखो इसमें भी कंपलसरी फ्रीक्वेंसी आ गई ना पार्टीशन वैल्यूज में, तो CF कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा अपने को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 4 plus 6 10 10 plus 25 35 35 plus 57 will be 92, 156, 186, 194 and 200। Now what does it imply? जो F का टोटल है वो भी कितना होगा? 200 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल N। फ्रीक्वेंसी का टोटल इज कैपिटल N विच इज ऑल्सो 200। यहाँ पे देखो तुम सब लोगों को कंटिन्यूस डेटा में क्वार्टाइल का फॉर्मूला पता है, क्या है? L1 प्लस IN/4 माइनस CF into H upon H/F। अंडरस्टूड? यही फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको रेस्पेक्टिव वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये पूरे फॉर्मूले में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दिस। विच फैक्टर? 1 and 1 IN। ये 1 नहीं है, I है। IN/4। अगर क्वार्टाइल 1 है तो ये 1 into N/4 हो जाएगा, 2 के लिए 2 into N/4 हो जाएगा, 3 के लिए 3 into N/4 हो जाएगा। बट द मोस्ट important factor in continuous distribution is IN/4। अब ये क्यों important है देखो, मैं यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, अपना टारगेट क्या है? Q2 quartile 2 to find
Q2 सेंट्रल हाइट मतलब Q2, ठीक है। तो मैं देखो कहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, IN/4 से स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम IN/4. Now to find Q2, what will be the value of I? 2. What will be N? 200. 200. And what this value is to be divided with is 4. तो ये हो जाएगा 400/4. Answer will be 100. Now check 100 lies between which value? 92 and So it is 56. lying between 92 and 92 and 156. 156. So we take higher value. And higher value को corresponding interval क्या है? 165 to 165 to 170. 170. अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक डिस्क्रीट वैल्यू थी ना, यहाँ पे एक ही वैल्यू थी, तो वही अपना आंसर था। हाँ, बट अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? एक रेंज मिल रहा है, एक इंटरवल मिल रहा है कि आंसर इज क्लास बिटवीन 165 165 एंड, and 170. बट हमको एग्जैक्टली नहीं पता है ना कि क्या है। इंटरवल पता है बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए ये फॉर्मूला है अपने पास, ये वाला। तो ये फॉर्मूले में जो वैल्यूज है ना वो इसी से मिलेगी। देखो अपना IN/4 is 100. 100 will be lying between 92 and 156. I will take higher value and the corresponding interval for higher value of CF is 165 to 170. तो इसको बोलते हैं क्वार्टाइल क्लास। Quartile. तो हाँ, अपने को क्या पता चल गई? क्वार्टाइल क्लास पता चल गई। क्या है क्वार्टाइल क्लास? 156. नहीं, क्वार्टाइल क्लास उसके 160, 165 to 170. मतलब आंसर इसी वैल्यू के बीच में, इन्हीं वैल्यू के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 165 to 170 इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 64. 64, मतलब F जो है वो 64 है। और हाइट या विड्थ कितनी है इस इंटरवल की? Lower class, हाँ, upper Height, class height. से lower class 5 है. 5 है, 165 से 175 हाँ. यूनिट्स का गैप है, 5 यूनिट्स की विड्थ है। और CF जो है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो किसका लेने का? प्रीसीडिंग का। देखो ये इंटरवल है ना अपना, ये वाला, तो मैंने ये इंटरवल की फ्रीक्वेंसी तो यही वाली लिया, बट CF ये नहीं लेंगे। CF कौन सा लेंगे? प्रीसीडिंग वाला। 92. तो CF कितना हो 92. जाएगा? 92. ठीक है, CF इज 92। करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ सर. अब ये जो डेटा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। L1 मतलब ये इन दोनों की लोअर लिमिट, Lower boundary तो लोअर 165. बाउंड्री। तो 165. ये L1 इज लोअर बाउंड्री विच इज 165 प्लस IN/4 ऑलरेडी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था। 100. IN/4 वाज 100, 100. so this is 100, Minus 92. CF is 92. 92, height is 5 5 and frequency is 164. 64, करेक्ट। तो ये Yes. सब कुछ हमको कहाँ से मिला? इस वैल्यू से। ये वैल्यू नहीं होती तो हम लोग आगे कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज IN/4. IN/4. yes, IN/4 will give you quartile class, corresponding frequency, corresponding height and preceding cumulative frequency, and just plug in the values to get the answer. So it will be 165 plus 100 minus 92 is 8 into 5/64, और ये मैं Q2 के लिए कर रहा हूँ, बराबर। क्या हो जाएगा? 8 और 64 एलिमिनेट हो सकते हैं ना, तो 165 प्लस 5/8 हो जाएगा। वो 5/8 को सॉल्व करोगे 0.50, तो 8 6 48, 28 2 16, 8 5 40। आई होप 5/8 सॉल्व करने सबको आता है। तो अपना फाइनल Q2 का आंसर कितना हो जाएगा? 165.625 सेंटीमीटर्स। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो इसका मतलब सेंट्रल हाइट क्या है? 625. 165.625 सेंटीमीटर। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उनमें से 50% लोगों की हाइट जो है 165.25 सेंटीमीटर से कम है,
और 50% लोगों की हाइट 165.625 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ज्यादा है। तो दिस इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा। तो सबको समझ में आ गया कंटिन्यूअस डेटा कैसे सॉल्व किया जाता है? यस सर। तो हमने कौन कौन से डेटा किए हैं अब तक? रॉ डेटा Raw कर लिया data, है, डिस्क्रीट डेटा भी कर लिया, डेटा एंड and कंटिन्यूअस के continuous लिए कंटिन्यूअस डेटा भी कर लिया। Continuous अच्छा अभी देखो क्वेश्चन में तो यहाँ पे सिर्फ Q2 ही फाइंड करना था, ठीक है, तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे। बट तुम लोग इसके साथ साथ Q3 भी फाइंड करेंगे यही क्वेश्चन के लिए। क्या फाइंड करेंगे? ये अपना Q3 लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो मैंने देखो Q1 Q2 पूरा तुम लोग को सॉल्व करके बता दिया है। अब तुम लोग Q3 के लिए यहाँ से वापस पूरा कहानी शुरू होगी ना। ये जो मैंने टू फाइंड Q2 लिखा है यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट करोगे? टू फाइंड to find Q3 Q3, देन in/4 विल बी 3 into 3 200 into upon 200 4। upon 4, हाँ तो कितना आ जाएगा वो? 600 upon 4, 150 आ जाएगा। 150, हाँ हाँ 150 150 हम लोग देखेंगे किन वैल्यूज के बीच में आता है, इन दोनों वैल्यूज के 150 बीच में आता है। 156, 92 और 156 के वैसा बीच ही में है। आएगा। वैसा ही है लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये सब सेम आएगा हाँ बट यस सर। in/4 की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। 100 की जगह क्या आएगा? 150 आएगा। तो बाकी तुम लोग को पता है ना फिर कैसे करना है, तो कर लेंगे फटाफट से। चलो ठीक है, पहले ये जैसा लिखा है वैसे ही लिख लो। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6।